तो टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग वह अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि की गति जो है वह भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि ध्वनि की जो गति है वो अलग अलग माध्यमों में वो अलग अलग होती है। जैसे ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, जबकि गैसों में न्यूनतम होती है। किसमें? तो ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, जबकि गैस में जो है ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर? तो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा? ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस में होता है, मतलब क्या धातु में होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है। आप यहाँ से भी बोल सकते हैं। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे होकर वह गमन करती है, मतलब कि जिससे वह चलती है। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। गैसों में जो वह ध्वनि की चाल अत्यंत धीमी होती है, द्रवों में तीव्र होती है, और ठोसों में उससे भी अधिक तीव्रतम होती है, मतलब क्या उससे भी अधिक। सबसे पहले ठोस से थोड़ा कम द्रव में, और गैस में अत्यंत कम गति से यह गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। सीधा सा प्रश्न यहाँ से पूछा जाए कि ध्वनि कहाँ गमन नहीं करती है, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र, कितने गुना? तो 15 गुना तेजी से गमन करती है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? ठोस में होगा, मतलब धातु में होगा, मतलब क्या इस्पात में होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किस में होता है? तो ध्वनि का सबसे तीव्र प्रगमन अभी तो तुम्हें बताए थे हम, ठोस में होगा। जब ऑप्शन में धातु रहे तो धातु लगाएंगे, जब ऑप्शन में इस्पात रहे तो इस्पात लगाएंगे। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्था पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्था अधिक होगा उसमें ध्वनि की गति अधिक होगी। तो 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि गति किस में? तो लोहे में ध्वनि की गति जो है वह सर्वाधिक रहेगी। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे चल सकती है, मतलब क्या ध्वनि तरंग जो है वह गमन कर सकती है। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता तो होती है। तो ध्वनि जो है यह ठोस तथा गैस दोनों माध्यम किस में? तो ध्वनि तरंग जो है यह ठोस एंड गैस यह दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है। ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंग का वेग ठोस में अधिकतम, द्रव में उसे थोड़ा कम होगा, और गैस में अत्यंत कम होगा। हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सी पर 331 मीटर प्रति सेकेंड, और जबकि जल में लगभग 1483 मीटर सेकेंड, और लोहा में लगभग 5130 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल है। तो आपसे जब पूछे ध्वनि तरंगे गमन कर सकते तो आप बता सकते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में ध्वनि की जो तरंगे हैं वो चलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है वायु में? तो वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। आप यहाँ से यह बता सकते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे कहलाती है? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है, क्योंकि इनके संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। कौन सी? तो वायु और गैस में जो है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। तो यहाँ सीधा प्रश्न क्या है? वायु में ध्वनि तरंगे होती है। कैसी? तो वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। आप यहाँ से यह बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे तो किस में? तो निर्वात में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, और महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चलती है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती है। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। म्यूजिक कंसर्ट्स के हॉल की दीवारों को, तो म्यूजिक कंसर्ट्स के हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अधिकतर ठोस एवं कठोर सतह ध्वनि को परावर्तित कर देती है, जबकि कोमल या नरम सतह जो है वह ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। मतलब क्या? ठोस सतह जो है वह ध्वनि को परावर्तित कर देती है, जबकि नरम या कोमल सतह जो है वह ध्वनि को अवशोषित कर देती है। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित परावर्तित करेगी। मतलब क्या? उसका सतह वह ठोस बनी हुई है, तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट्स की हॉल की दीवारें एवं छत नरम पदार्थों जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? तो फाइबर ग्लास की। क्यों? तो श्रोता को प्रतिध्वनि नहीं सुनाई दे, इस कारण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें कैसे होनी चाहिए? तो यह ध्वनि का अवशोषण करता है। आप यहाँ से यह भी कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वालों के मध्य कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? तो इन दोनों के बीच की दूरी 16.5 मीटर कितनी होनी चाहिए? तो 16.5 मीटर श्रोताओं के बीच दूरी होनी चाहिए। आप यहाँ से याद रखेंगे। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग पर कितना समय तक रहता है? 1/10 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकेंड में स्रोत के पास वापस लौटे। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड। 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी जो है वह 303 गुने 1/10 बराबर 33 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि के स्रोत की दूरी जो है वह लगभग 17 मीटर, मतलब क्या 16.5 मीटर हम बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वेग जो है वो वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए जो है वह माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर जो है वह वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर क्या माध्यम नहीं, धनात्मक द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है। चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। इस कारण से चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाते हैं। तो सीधे सी रूप में हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि को प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। क्या होगा इसका आंसर? तो ध्वनि को प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। कहने का क्या मतलब है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं रहने के कारण क्या वहाँ पर द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, और ध्वनि तरंग का जो संचरण है उसके लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कीड़ों को नष्ट करने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? कीड़ों को नष्ट करने में प्राश्रव्य तरंग का, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, बीमारियों के उपचार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो बीमारियों के उपचार में भी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? करने यहाँ पर दो बार लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा। स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव, मतलब क्या प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है।
आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। ध्वनि तरंग जो है वो 3 प्रकार की होती है। श्रव्य तरंगे जिन मतलब इसकी आवृत्ति है या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, कितना, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो तरंगे होती है इसे हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। अब श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। एक होती है अब श्रव्य तरंग जिसका जो हर्ट्ज है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। और प्राश्रव्य ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मतलब ऊपर होती है, जो मनुष्य के श्रवण क्षमता से बाहर होती है। इसका उपयोग है प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव का जो प्रयोग है वह संकेतक के रूप में किया जाता है, कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है, कपड़े से धूल हटाने में किया जाता है, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में किया जाता है, और समुद्र में गहराई की माप करने के लिए, छिपी हुई वस्तुओं की खोज करने में, द्रव को गर्म करने में, और कुछ चिकित्सीय मतलब क्या चिकित्सा के क्षेत्र में भी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ से यह तो स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो आप बता सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, प्राश्रव्य मतलब कि अल्ट्रासोनिक वेव, तो अभी तो बतलाया गया था 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो होगी तरंग उसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, मतलब कि प्राश्रव्य तरंग। जो कौन सुन सकता है, तो आप याद रखिए कुत्ता और चमगादड़ सुन सकता है, लेकिन मानव इसको नहीं सुन सकता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। प्राश्रव्य मतलब कि अल्ट्रासोनिक शब्द उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य की कानों को नहीं सुनाई देती है। यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है उसे मनुष्य की कान सुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी में प्राश्रव्य ध्वनि का किसका, तो सोनोग्राफी, आप याद रखेंगे सोनोग्राफी में या अल्ट्रासोनोग्राफी में प्राश्रव्य तरंग जो है यह एक महत्वपूर्ण साधन है। प्राश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है सोनोग्राफी। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका कई उपयोग है, जिसमें से गर्भावस्था में गर्भस्थ के शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी सोनोग्राफी से लिया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है, तो चमगादड़ जो अब अंधेरी रात में उड़ता है वे प्राध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा उन्हें निर्देशित होना पड़ता है। चमगादड़ क्या करता है, तो चमगादड़ उड़ते समय प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है और ये ध्वनि तरंगे रडार पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये प्राध्वनिक तरंगे निकालते हैं कौन, चमगादड़, और उन्हीं के द्वारा वे निर्देशित होते हैं, उन्हीं ध्वनि के द्वारा, उन्हीं तरंगों के द्वारा उन्हें डायरेक्शन मिलता है कि उन्हें किसी और जाना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, पराध्वनिक जेट की उड़ान का क्या कारण है, तो ओजोन लेयर में बाधा। पराध्वनिक जेट की उड़ान का कारण क्या होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा, किसके में, तो ओजोन लेयर में बाधा। जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प की तीव्र धार प्रभावित करते हुए अत्यंत तेजी से आगे बढ़ते हैं उन्हें जेट विमान कहा जाता है। जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं, उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण से यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पराध्वनिक जेट की उड़ान का क्या कारण होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न करता है पराध्वनिक जेट। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डेसिबल किसे मापने में प्रयोग किया जाता है, डेसिबल का प्रयोग है वह किसके मापने किया जाता है, तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए
डेसिबल का प्रयोग क्या होता है? डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या था किसमें? तो आप बता सकते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने में भी डेसिबल का प्रयोग क्या होता है। मतलब क्या ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका, तो डेसिबल का प्रयोग क्या होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल। कितना डेसिबल? तो लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और जब वही लोग जब फुसफुसाते हैं, फुसफुसाहट, जब दो महिलाएं अक्सर फुसफुसाहट करती है अपने बीच में, तो उस समय जो डेसिबल होता है तीव्रता, वो 15 से 20 के डेसिबल में किया था। और साधारण बातचीत जो है वह 30 से 60 डेसिबल के बीच में किया जाता है। और गुस्से में जो कोई चिल्लाकर जो बोलता है किसी व्यक्ति को, जो डांटता है, उस समय उसका डेसिबल ध्वनि का जो स्तर है वो देखते हुएगा। आप भी कभी अध्ययन कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति गुस्सा में होता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, वो तो वह 70 से 80 डेसिबल के बीच में होता है। ऑर्केस्ट्रा में जो होता है वो 110 से लेकर 120 डेसिबल के बीच में होता है। और जब जेट विमान उड़ता है तो उसका ध्वनि का जो डेसिबल है वो लगभग 140 से 150 डेसिबल के बीच में होता है। तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत हुआ किसके साथ? तो 100 डेसिबल का जो प्रबलता का स्तर है वह यंत्र कारखाना, मतलब क्या 100 डेसिबल, तो यह कि मतलब कि किससे इतना ध्वनि डेसिबल में उत्पन्न होता है? तो यंत्र कारखाना जो है उसका जो डेसिबल है वह 100 से लेकर 110 के बीच। तो 100 डेसिबल पूछ रहा है, तो यंत्र कारखाने का जो शोर है वह 100 डेसिबल के बीच में होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और ऑर्केस्ट्रा कितना? तो 110 से 120 डेसिबल के बीच में ऑर्केस्ट्रा का शोर शराबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब क्या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितनी होनी चाहिए एक नगर के लिए? तो इसके अनुसार बोला कि 45 डेसिबल जो है वह एक नगर के लिए सुरक्षित प्रदूषण स्तर। कितना? तो 45 डेसिबल। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके समय 7 अप्रैल 1947 को हुआ था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्यों के लिए शोर की सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो मनुष्यों के लिए शोर की जो सीमा है वह करीब करीब 85 डेसिबल के बीच में होता है। साधारण बातचीत में ध्वनि की चाल वह 30 से 60 डेसिबल के बीच में होता है। और 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है। 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा। कितना? तो 90 डेसिबल। और 80 डेसिबल में भी जो व्यक्ति रह रहा है वो अत्यधिक हानिकारक डेसिबल है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस स्तर मतलब किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो किस स्तर से? तो आप बता सकते हैं 80 डेसिबल से ऊपर जो डेसिबल है या 80 डेसिबल का जो ध्वनि है वह हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 30 से 60 डेसिबल, मतलब क्या 60 डेसिबल। नेक्स्ट, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसमें अंतर के कारण क्या? मतलब कैसे उसकी ध्वनि के अंतर को हम लोग पहचान सकते हैं? तो केवल ध्वनि गुणता, मतलब क्या केवल क्वालिटी के आधार पर ध्वनि की गुणता, ध्वनि में उपस्थित तथा अधिस्वरों की संख्या, उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि की गुणता के आधार पर किया जा सकता है। किसके आधार पर? तो ध्वनि की गुणता के आधार पर इसका अंतर किया जा सकता है। आप यहाँ से अभी याद रखेंगे। नेक्स्ट, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? मतलब क्या है, किस तरंग की लंबाई जो है वह सबसे अधिक होती है? तो आप यहाँ बता सकते हैं रेडियो तरंग की जो लंबाई होती है वह सबसे अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्घ्य जो है, जिसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है किसका सबसे लंबा? तो रेडियो तरंग का। उसके बाद माइक्रोवेव का, और उससे कम अवरक्त विकिरण का, उससे कम दृश्य विकिरण का, उससे कम परावैंगनिक विकिरण का, उससे कम एक्स किरण का, और उससे कम गामा किरण का। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक तथा गामा किरण की जो तरंग दैर्घ्य है वह सर्वाधिक न्यूनतम होती है। तो किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक न्यूनतम होती है? तो गामा किरण का। सर्वाधिक किसकी होती है? तो रेडियो तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग की जो लंबाई है वह सर्वाधिक। और जब सबसे कम पूछे तो किसकी होगी? तो सबसे कम होगा गामा किरण की। आप यहाँ से यह भी याद रखें। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग का।
टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर अवरक्त विकिरण किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतर जो है अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ रेडियो के तरंगों का प्रयोग, कुछ में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और अवरक्त विकिरण जो वह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंग। नेक्स्ट, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविज़न, सामान्यतः टेलीविज़न का जो रिमोट कंट्रोल प्रयुक्त जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त किरण होती है। अवरक्त किरण कैसा चुंबकीय है, मतलब किस तरह का है? तो विद्युत चुंबकीय है। रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविज़न को ऑन एवं ऑफ करने में ही नहीं, बल्कि चैनल को, आवाज़ की तीव्रता को, चित्र की गुणवत्ता को आदि को नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवरक्त। सामान्य टीवी जो रिमोट कंट्रोल में रिमोट जो कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली है उसमें कौन सा तरंग प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन दूरस्थ नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी इन प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस कारण से आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। यदि नहीं लगे तो आप शेयर नहीं कीजिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और खूब अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। और लगातार जो मेहनत करता है वह कभी ना कभी तो वह सफल होगा ही। भले आपको यह हो कि 1 बार 2 बार 3 बार में आपको चांस नहीं मिले, लेकिन यदि आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो कभी ना कभी आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। यह मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।